हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की प्रश्न बैंक 2021-22 के महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के सटीक और सरल उत्तरों को समझाएंगे। ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा में 4 अंकों में पूछे जाते हैं। ये पूरा वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पर नवीन ब्लूप्रिंट के आधार पर ही दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का चुनाव किया है। चलिए शुरुआत करते हैं हम अध्याय 2 के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों से। अध्याय 1 में से 4 अंक वाला कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। अध्याय 2 का पहला दीर्घोत्तरीय प्रश्न, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? जब भी प्रश्न 4 अंकों में आते हैं, उस प्रश्न में 2 या 3 बातें पूछी जाती हैं, तो आप पूरे प्रश्न को समझें और एक एक बात का उत्तर दें। जैसे पहला पूछा है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? पहले इसी का उत्तर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हमें एक उदाहरण भी देना है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया को हम निम्न उदाहरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहां पर एक धातु है जस्ता, उसकी हमने एक अम्ल HCl से क्रिया करी है। उस धातु का लवण ZnCl2 बना है और बुलबुलों के रूप में हाइड्रोजन गैस H2 निकली है। तो इतना लिखना नहीं है आपको, केवल उदाहरण में हमें इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देना है। Zn प्लस 2HCl, तीर का निशान ZnCl2 धन H2। अब हमें बताना है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है। इसकी जांच आप कैसे करेंगे? जांच, जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाने पर वह फट फट की ध्वनि के साथ जलता है, जो यह प्रमाणित करता है कि उत्पन्न हुई गैस हाइड्रोजन है। बहुत सरल और सटीक उत्तर। आप इतना लिखें, आपको पूरे 4 अंक मिलेंगे। बढ़ते हैं इस अध्याय के अगले दूसरे दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? यहां प्रश्न में अम्ल की बजाय क्षार या लवण भी हो सकता था। अम्ल, क्षार और लवण तीनों के जलीय विलयन, अर्थात इनको हम पानी में घोल दें तो उसमें से विद्युत धारा बहेगी। उत्तर है आपके सामने। अम्ल जलीय विलयन में आयनित होकर H धन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन H3O धन बनाते हैं तथा ऋण आयन मुक्त करते हैं। उत्पन्न हुए धन आयन व ऋण आयन विपरीत इलेक्ट्रॉनों की ओर प्रवाहित होकर परिपथ को पूर्ण करते हैं, जिससे अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जलीय विलयन में अगर धन और ऋण आयन है तो उसमें से विद्युत धारा बहेगी। तो धन और ऋण आयन, जब आप अम्ल या क्षार या लवण घोलते हैं पानी में, तो धन और ऋण आयन मुक्त होते हैं, वही उस जलीय विलयन को सुचालक बनाते हैं। तो और सरल भाषा में आप लिखें कि अम्ल को जब पानी में घोला जाता है तो H धन आयन व ऋण आयन बनते हैं। यही धन और ऋण आयन विद्युत धारा का संचालन करते हैं, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न क्रमांक 3, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसके 2 उपयोग लिखिए। इस प्रश्न में भी 3 अलग अलग बातें पूछी गई हैं। पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बताना है, फिर उसे हम डिब्बा बंद थैलियों या पैकेटों में क्यों रखते हैं, और फिर इसके कोई 2 उपयोग। चलिए, बहुत सरल सटीक उत्तर। कोई प्रश्न अगर 4 अंक में आ रहा है तो कम से कम आपको 8 से 10 लाइन अर्थात 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखना है। जिप्सम, ये जमीन के अंदर से निकाला जाने वाला एक अयस्क है। जिप्सम CaSO4 को भट्टी में 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से प्राप्त श्वेत चूर्ण को प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ये हुई प्लास्टर ऑफ पेरिस की परिभाषा। अब जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना, उसकी समीकरण भी आप लिखकर आ सकते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर POP बनने की समीकरण, CaSO4 तीर का निशान, तीर के निशान पे आप लिख भी सकते हैं 373 केल्विन। और क्या हुआ? जिप्सम का निर्जलीकरण हुआ, उसमें से 3/2 अर्थात 1.5 अणु पानी का निकल गया और आधा अणु पानी जुड़ा रहा और बन गया CaSO4 इसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों रखते हैं आर्द्रता रोधी बर्तन में? अर्थात इसको नमी नहीं लगना चाहिए। अगर ये नमी लग जाए इसमें तो क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आने पर जल अवशोषित करके पुनः जिप्सम में बदलकर कठोर होकर जम जाता है।
पत्थर की तरह हो जाएगा, जिससे इसे उपयोगी कार्यों में नहीं लिया जा सकेगा। अतः प्लास्टर ऑफ पेरिस को कठोर होने से या खराब होने से बचाने के लिए आर्द्रता रोधी बर्तनों में रखा जाता है। एक बार इसकी थैली खुल गई और इसमें नमी लग गई तो ये पत्थर की तरह कठोर हो जाएगा, आप इसे किसी काम में नहीं ले पाएंगे। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब पानी से क्रिया होती है तो क्या होता है उसकी भी समीकरण लिख दें। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण CaSO4 × ½ H2O। इसको हमने खुला रख दिया, इसने नमी में से पानी को सोख लिया, 1.5 अणु पानी को, और पुनः देखिए जिप्सम में बदल गया CaSO4 × 2H2O, और जिप्सम पत्थर की तरह कठोर होता है। चलिए अंत में प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग। पहला उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। कोई एक बात लिख दें, खिलौना बनाने। दूसरा, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है। और छोटा लिखना चाहे, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस मदद करता है। अब यह हुआ पूरे प्रश्न का उत्तर 4 अंक का, लेकिन इसमें प्रश्न अलग अलग भी पूछा जा सकता है। जैसे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो ऊपर की लाइन और समीकरण। प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आने पर खराब क्यों हो जाता है, बीच वाली 3 लाइनें और समीकरण। और अलग से पूछा जा सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग। तो ये 2-2 अंकों में 3 हिस्सों में भी बांटा जा सकता है। जैसा प्रश्न आए वैसा ही उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4, धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा का सूत्र लिखिए तथा दोनों के 2-2 उपयोग बताइए। चलिए ये लीजिए, धावन सोडा, इसे हम कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यह एक जल योजित यौगिक है क्योंकि इसमें 10 अणु पानी के क्रिस्टलन जल के रूप में जुड़े हुए हैं। धावन सोडे का उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने में। दूसरा, घरों में कपड़े तथा फर्श की सफाई के लिए। तीसरा, कांच, साबुन, कागज तथा बोरेक्स निर्माण के उद्योग में। अर्थात कांच, साबुन और कागज बनाना है तो धावन सोडा प्रमुख अभिकर्मक के रूप में काम आएगा। बेकिंग सोडा, इसे हम खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यह एक जल योजित यौगिक नहीं है क्योंकि इसमें पानी के अणु नहीं बंधे हैं। तो ऊपर वाला जल योजित यौगिक है, नीचे वाला नहीं है। इसके भी 2 उपयोग आपको हम बता रहे हैं। इसका पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। अगर हम बेकिंग सोडे में एक खाद्य अम्ल जैसे टार्टरिक अम्ल मिला दें तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में बदल जाएगा। इसके अलावा इसका उपयोग अम्लनाशक या एंटासिड या प्रति अम्ल के रूप में भी किया जाता है, अर्थात ये पेट की अम्लता या एसिडिटी को भी शांत कर देता है। तीसरा उपयोग, सोडा अम्ल अग्निशामक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। वो आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र बनाने में भी इसकी उपयोगिता है। तो यहां 2-2 उपयोग पूछे थे, हमने आपको एक ज्यादा बताया। प्रश्न क्रमांक 5, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है परंतु सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? चलिए बहुत सरल सा उत्तर समझें। समझने के बाद आप इसे भूलेंगे नहीं और अपनी भाषा में भी लिख कर आ सकेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl यानी नमक एक उदासीन लवण है जो प्रबल अम्ल HCl व प्रबल क्षार NaOH की उदासीनीकरण क्रिया से बना है। यह जल में विलय होने पर कोई क्रिया नहीं करता, अतः इसका जलीय विलयन उदासीन होता है। नमक को हमने पानी में घोला, फिर पानी को पिया तो पानी ना तो खट्टा लगता है ना ही कड़वा, अर्थात विलयन उदासीन होता है। जबकि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धावन सोडा एक क्षारीय लवण है जो दुर्बल अम्ल H2CO3 तथा प्रबल क्षार NaOH की उदासीनीकरण क्रिया से बना है। यह जल में विलय होने पर क्षारक का निर्माण करता है, अतः इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना है। क्षार इसमें प्रबल है, इसलिए इसमें हल्का सा क्षार का गुण पाया जाता है। जब आप धावन सोडे या सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोलेंगे और उसको टेस्ट करेंगे तो वो कड़वा और कसीला लगेगा क्योंकि पानी में क्षार बन गया है। तो NaCl चूंकि एक उदासीन लवण है, इसलिए इसका जलीय विलयन भी उदासीन, और सोडियम कार्बोनेट एक क्षारकीय लवण है, इसलिए इसका जलीय विलयन क्षारीय। ऐसा भी लिख दें। प्रश्न क्रमांक 6, प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? 2-2 उदाहरण लिखिए। लीजिए उत्तर आपके सामने। सबसे पहले आप सूचक की परिभाषा लिखें। सूचक या इंडिकेटर क्या होता है? वह पदार्थ जो रंग या गंध परिवर्तन कर अम्ल या क्षार की पहचान कराते हैं सूचक कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एवं संश्लेषित। प्राकृतिक सूचक ऐसे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति में मिलते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, जैसे हल्दी, लिटमस, लौंग का तेल, वनीला एसेंस इत्यादि। संश्लेषित सूचक ऐसे सूचक
जो प्रकृति में नहीं मिलते बल्कि कृत्रिम पदार्थों से लेबोरेटरियों में संश्लेषित किए जाते हैं, संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, थाइमोफिथिलीन इत्यादि। अब देखिए यहां पर प्रश्न में केवल प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक क्या होते हैं इन्हीं की परिभाषा पूछी थी, लेकिन हम केवल इन्हीं की परिभाषा लिखते तो हमारे 70 शब्द नहीं हो रहे थे, तो हमने इसमें सूचक की परिभाषा और जोड़ दी। तो इस प्रकार किसी प्रश्न को 4 अंक में पूछा गया है तो आपको कैसे भी करके उत्तर को थोड़ा सा बड़ा लिखना है, 70 से 80 शब्दों का। प्रश्न क्रमांक 7, उदासीन या उदासीनी या उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदासीन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। बहुत सरल, आप सभी को पता है कि जब अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है, अर्थात जब अम्ल और क्षार की बराबर मात्रा आपस में मिलाई जाती है तो वे एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर लवण और जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण और उसका समीकरण NaOH धन HCl, तीर का निशान NaCl धन H2O। तो अभिकारक में हमने अम्ल और क्षार लिया और उत्पाद में बना लवण और जल, हो गया, इन्होंने एक दूसरे को कर दिया उदासीन, और यह अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 8, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है? दंत क्षय अर्थात दांतों का डिके होना, दांतों का खराब होना, दांतों की ऊपरी परत का नष्ट होना, दांतों में गड्ढे या कोचर का हो जाना। पीएच परिवर्तन कहां का? मुंह का पीएच। अगर मुंह का पीएच बदल जाए तो दांत कैसे खराब होते हैं, इस बात को हमें समझाना है, इसे पीएच का महत्व भी कहते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, पहले बढ़िया एक हेडिंग डालो, है ना, उसे आप काले पेन से भी लिख सकते हैं, उसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, उसे आप बड़े अक्षरों में भी लिख सकते हैं, वो अलग से ही दिखे। चलिए अब उसके अंदर लिखेंगे हम दांत का इनेमल, जो बाहरी आवरण है, सफेद चमकीली परत जो शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है, वह कैल्शियम सल्फेट एक क्षारीय पदार्थ का बना होता है। दांतों की सफाई नहीं करने पर, हमने रात को खाना खाया, ब्रश नहीं किया और सो गए, दांतों की सफाई नहीं करने पर बैक्टीरिया के द्वारा या जीवाणुओं के द्वारा भोजन के कणों के सड़ने से अम्ल की उत्पत्ति होती है। 8 घंटे में जब आप सो रहे थे, भोजन के कण सड़े और उनसे बना अम्ल, जिससे मुंह या लार का पीएच 5.5 से कम अर्थात अम्लीय हो जाता है और इनेमल को नुकसान पहुंचाता है। मुंह में बन गया अम्ल, दांतों का बाहरी आवरण इनेमल है क्षारीय, तो अम्ल तो क्षार से क्रिया करेगा, इससे दांतों की ऊपरी परत का क्षय होने लगता है, इसे ही हम दंत क्षय कहते हैं। दांतों को दंत क्षय से बचाने के लिए क्षारीय पदार्थ युक्त टूथपेस्ट या दंत मंजन का नियमित प्रयोग करना चाहिए। तो ये पीएच के महत्व में भी आ सकता है, तो समझें और उत्तर अपने मन से लिखें। बढ़ते हैं आगे इसी अध्याय के प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। निम्नलिखित के एक एक उपयोग लिखिए। यहां 4 पदार्थ दे रखे हैं दैनिक जीवन में काम आने वाले, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या आपका मीठा सोडा, खाने का सोडा, धावन सोडा या धोने का सोडा, और अंतिम है चौथा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन सबका एक एक उपयोग लिखना है, एक एक अंक, कुल हो जाएंगे 4 अंक। चलिए शुरुआत करते हैं पहले विरंजक चूर्ण से। तो हमने यहां उसका विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र भी लिख दिया, CaOCl2। आप चाहें तो उसका रासायनिक नाम भी लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए भाई, उत्तर आप लिखने जा रहे हैं, जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, मूल्यांकन करता, चेक करने वाला कॉपी को आपको अधिक से अधिक अंक देगा। तो अब लिखने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा और कैसा लिख रहे हैं। तो पूछा था उपयोग 1, मैंने सूत्र भी लिख दिया, रासायनिक नाम भी लिख दिया और एक की बजाय 2 उपयोग लिख दिए, तो मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया, अच्छे अंक मिलेंगे। पहला उत्तर विरंजक चूर्ण का, यह कपड़ों को विरंजित करने के लिए प्रयुक्त होता है। विरंजित अर्थात कपड़ों का रंग उड़ाना, अर्थात रंगीन कपड़ों को रंगहीन बनाने में यह काम आता है। दूसरा उपयोग, यह रोगाणु रोधी पेयजल बनाने में प्रयुक्त होता है, या आप लिख सकते हैं यह जल के कीटाणुओं को मारता है, यह कीटाणु नाशक की तरह उपयोग किया जाता है, यह जल को शुद्ध करने के काम आता है। तो आप चाहे तो ये लिख दें, या जो मैंने बोले सरलतम बातें वो लिख के आ जाएं। दूसरा, बेकिंग सोडा के उपयोग। पहला उपयोग, इसका उपयोग बेकरी में आने वाले बेकिंग पाउडर को बनाने में होता है। बेकिंग सोडे से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, उसमें टार्टरिक अम्ल मिलाकर। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं खाद्य पदार्थों को नरम, स्पंजी और लचीला बनाने के लिए भी बेकरी उद्योग में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। धावन सोडे का उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई करने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH के उपयोग, यह कागज, वस्त्र, साबुन, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। यह नालियों की सफाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए बढ़े आगे इस अध्याय के अंतिम और 10वें प्रश्न की ओर। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। पहले परिभाषा और फिर उदाहरण। क्लोर क्षार अभिक्रिया, आप चाहें तो चित्र भी बनाकर आ सकते हैं, बहुत सरल सा चित्र है जैसा यहां दिख रहा है। ना भी बनाएंगे
तो भी आपको 4 अंक मिलेंगे। क्लोर क्षार अभिक्रिया हेडिंग डाली, परिभाषा लिखें। NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, को बनाने के लिए NaCl अर्थात नमक के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। यहां नीचे देखिए, एक पात्र में सांद्र या सेचुरेटेड बेराइन अर्थात नमक का घोल भर रखा है। 2 इलेक्ट्रोड हैं जो बैटरी से जुड़े हुए हैं। हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। क्या हुआ? एनोड पर जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है, एनोड पर क्लोरीन गैस Cl2 तथा कैथोड जो इलेक्ट्रोड बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, वहां पर हाइड्रोजन या H2 गैस तथा पात्र में NaOH का जलीय विलयन प्राप्त हो रहा है, जो एक तरफ से बाहर आ रहा है। यह क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। इसे क्लोर क्षार क्यों कहा? क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद में एक तो है क्लोरीन अर्थात क्लोर, और दूसरा क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्लोर क्षार अभिक्रिया। सरल सी परिभाषा हो गई। फिर बढ़िया एक रासायनिक समीकरण लिखिए, NaCl 2NaCl धन 2H2O, है ना। तीर का निशान H2O के बाद कोष्टक में एक नहीं बल्कि L आएगा, L फॉर लिक्विड। तीर का निशान 2NaOH एक्वा यानी जलीय विलयन धन C2 गैस और धन H2 गैस। ये सभी उत्पाद, यहां पे देखिए 3 उत्पाद बन रहे हैं, एक क्लोरीन, दूसरा हाइड्रोजन गैस और तीसरी NaOH क्षार। ये सभी उत्पाद औद्योगिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन और क्लोरीन इस क्रिया से प्राप्त होने वाले सह उत्पाद है। मुख्य उत्पाद NaOH, उसी को ही तो बनाना था, सह उत्पाद क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब NaOH का कार्य आपने देखा अभी कितना काम आता है, ये नालियों की सफाई करने में और अपमार्जक और कपड़ा और कागज उद्योग में। क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजन अभिक्रिया में कीटाणुनाशक के तौर पे और CaCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक और अमोनिया बनाने में होता है। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया और उससे बनने वाले उत्पादों के नाम और कार्य भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न को समझा, जैसा उत्तर प्रश्न आए वैसा उत्तर आप लिख के आए। अब बढ़ते हैं हम अध्याय 4 की ओर, क्योंकि सीधे ब्लूप्रिंट के आधार पर अध्याय 4 में से ही 4 अंक का प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न है, सह संयोजी आबंध किसे कहते हैं? सह संयोजी यौगिकों के 2 गुण लिखिए। ये लीजिए, छोटा सा उत्तर है, सह संयोजी आबंध 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को हम सह संयोजी आबंध कहते हैं, और सह संयोजी आबंध द्वारा बना यौगिक सह संयोजी यौगिक कहलाता है। सह संयोजी यौगिकों के 2 गुण हमने 3 लिख दिए। पहला, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं, जबकि आयनिक यौगिक केवल ठोस अवस्था में मिलते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं, जबकि आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक ज्यादा या उच्च होते हैं। तीसरा गुण इनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, जबकि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में से विद्युत धारा बहती है। तो आयनिक और सहसंयोजी यौगिकों में अंतर भी आ सकता है। प्रश्न क्रमांक 2, अपर रूपता किसे कहते हैं? कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम एवं उनके उपयोग लिखिए। अपर रूपता की परिभाषा, किसी तत्व को 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाना। किसी तत्व का 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाना जिनके रासायनिक गुण समान हो परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, यह घटना, यह गुण अपर रूपता कहलाता है। और एक ही तत्व के उन सभी विभिन्न रूपों को हम अपर रूप कहते हैं। कार्बन के 2 अपर रूप, हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के 2 क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। हीरे का उपयोग, चूंकि हीरा चमकता है तो इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। दूसरा, ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठोर या सघन पदार्थ है, इसलिए पत्थरों तथा कांच को काटने वाले औजारों को बनाने में इसका उपयोग होता है। ग्रेफाइट का उपयोग, ग्रेफाइट काला रंग छोड़ता है, इसलिए पेंसिल की नोक या पेंसिल बनाने में। दूसरा, ये बहुत चिकना होता है तो इसे स्नेहक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रेफाइट सुचालक भी होता है, इसलिए इसका उपयोग बैटरियों के इलेक्ट्रोड बनाने में भी होता है। प्रश्न क्रमांक 3, श्रृंखलन किसे कहते हैं? कार्बन में श्रृंखलन को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। ये कार्बन का गुण है श्रृंखलन। तो श्रृंखलन की परिभाषा, कार्बन के परमाणु परस्पर जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, यह गुण श्रृंखलन कहलाता है। अर्थात कार्बन अपने ही अन्य कार्बन परमाणुओं से बंध के द्वारा जुड़ सकता है। और ऐसा नहीं कि केवल 2 ही कार्बन जुड़े, कई सारे कार्बन, हजारों की संख्या में कार्बन एक दूसरे से बंध द्वारा जुड़ सकते हैं। तो एक चैन बन गई, एक कड़ी बन गई, एक माला बन गई, इसी को कहते हैं श्रृंखला। तो श्रृंखलन कार्बन परमाणु के परस्पर जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने के गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन सीधी श्रृंखला, साखित श्रृंखला अथवा वलय के रूप में जुड़ने की क्षमता रखता है। श्रृंखलन से बने कार्बन के यौगिक बड़े तथा स्थायी होते हैं। इसी गुण के कारण कार्बन की प्रकृति में सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं। यह कार्बन प्रकृति के हर यौगिक में मौजूद है, इसी गुण के कारण। उदाहरण लिखना है हमें। तो हाइड्रोकार्बन, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से ही मिलकर बने होते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब श्रृंखलन
के द्वारा बनने वाले यौगिक हैं। इसमें से कुछ सीधी श्रृंखला वाले हैं, कुछ वलयित श्रृंखला वाले। प्रश्न क्रमांक 4, संतृप्त व असंतृप्त कार्बन में क्या अंतर होता है, दोनों के एक एक उदाहरण लिखिए। तो पहले संतृप्त कार्बन या हाइड्रोकार्बन की परिभाषा और उसका उदाहरण, फिर असंतृप्त पे आएंगे। लीजिए उत्तर आपके सामने है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण मेथेन, एथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। आप चाहे तो नाम लिख दें, आप चाहें तो इनके अणु सूत्र लिख दें, और अगर और अच्छा करना चाहते हैं तो इनके संरचना सूत्र भी बना सकते हैं। संरचना सूत्र में दिखेगा कि ये जो सारे जो यौगिक हैं हाइड्रोकार्बन है, इन सब में कार्बन कार्बन के बीच केवल एक ही बंध है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक जगह द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण एथीन। एथीन में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध है, दो बंध हैं, कार्बन कार्बन दो बंध से जुड़े हैं आपस में। एथाइन में कार्बन कार्बन के मध्य तीन बंध है। प्रोपीन में कार्बन कार्बन के मध्य दो, और प्रोपाइन में कार्बन कार्बन के मध्य तीन बंध है। तो आप चाहें तो नाम लिख दें, चाहें तो उस यौगिक का अणु सूत्र लिख दें, और संरचना सूत्र बना दें तो और अच्छा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सभी यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक जगह या तो दो बंध होंगे या तीन बंध। प्रश्न क्रमांक 5, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, अथवा मिसेल के रूप में साबुन कपड़ों को स्वच्छ करने में क्यों सक्षम होता है, अथवा कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण की प्रक्रिया लिखिए, अथवा मिसेल निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, अथवा साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। कोई भी प्रश्न आए इनमें से एक ही उत्तर है, ये इतना सा उत्तर, और इसके साथ एक छोटा सा चित्र भी बनाना पड़ेगा मिसेल निर्माण का। चलिए शुरुआत करते हैं। हमें बताना क्या है, वास्तव में हमें बताना है कि साबुन पानी में झाग क्यों देती है, और साबुन से गंदा तेलीय कपड़ा कैसे साफ हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले साबुन की संरचना से। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जिनमें दो भाग होते हैं। एक है जल विरागी लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ। ये देखिए यहां जल के अणु तेल के बूंद के चारों ओर चिपके हुए दिख रहे हैं। इसमें जो लंबी पूंछ दिख रही है इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन पूंछ, और ये जल विरागी होती है। जल विरागी यानी जल से प्यार नहीं करती, ये जल में नहीं घुलती बल्कि ये तेल से चिपकती है। और दूसरा हिस्सा कौन सा है साबुन के प्रत्येक अणु का, जलरागी सिरा। जलरागी सिरा छोटा आयनिक सिर, सिर देख रहे हैं गोल, यस, इसे हम ध्रुवीय भाग कहते हैं। ये इसमें सोडियम लवण होता है, ये आयनिक सिर है, और ये जलरागी यानी जल के प्रति स्नेह करता है, ये जल से चिपकता है, जल में घुलता है। तो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले आपको दिख ही रहे हैं। लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जिसमें दो भाग होते हैं, एक जल विरागी लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा दूसरा जलरागी छोटा आयनिक सिर। अब जब साबुन को पानी में घोला जाता है, जब पानी में साबुन घोला जाता है तब साबुन के अणु का जलरागी सिरा जल में तथा जल विरागी सिरा तेलीय मेल में घुलनशील होता है, जैसा चित्र में दिख रहा है। यानी जो सिर है वो तो पानी की ओर है और जो पूंछ है वो तेल की ओर है, जिससे गंदे कपड़े पर साबुन के अणु बड़े बड़े गुच्छे या गुलिका के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस संरचना को ही मिसेल कहते हैं। तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है। मिसेल में तैरता मेल रगड़कर या डंडे से पीटकर आसानी से हटाया जा सकता है। इस तरह से साबुन से तेलीय कपड़े की सफाई हो जाती है। तो साबुन के अणुओं की एक विशेष संरचना है, उस संरचना के कारण ही मिसेल बनता है। मिसेल तेल की बूंदों को पकड़ लेता है। जैसे ही आप कपड़े को छबकते हैं, ये तेल और जो मिसेल है वो इस तेल को कपड़े से अलग कर देता है, पानी की सतह पर ले आता है झाग के रूप में और गंदगी के रूप में, और आपका कपड़ा साफ। ये चित्र भी बना के आना है। बढ़ते हैं अब हम अध्याय 6 जैव प्रक्रम के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। पहला 4 अंक का प्रश्न, ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में ग्लूकोज का कोशिका द्रव में विखंडन किस प्रकार होता है। अर्थात कोशिका के अंदर ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसे जलेगा और ऑक्सीजन के बिना कैसे जलेगा, यह समझाना है। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, वायुवीय एवं अवायुवीय श्वसन या ऑक्सी एवं अनऑक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। तो ऊपर का प्रश्न पढ़ के आप घबरा गए थे, घबराना नहीं है। वास्तव में यहां वायुवीय और अवायुवीय श्वसन के बारे में ही पूछा है। तो अगर अंतर पूछा है तो आप आमने सामने लिख दें नीचे वाला प्रश्न, और अंतर न पूछे हुए केवल पैराग्राफ के रूप में पूछा है जैसा ऊपर का प्रश्न है, तो पहले आप वायुवीय श्वसन लिख के या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन हेडिंग डाल के वायुवीय श्वसन वाले 5 बिंदु एक साथ लिख दें, और बाद में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विखंडन की हेडिंग डालकर अवायुवीय श्वसन वाली 5 बातें लिख दें। तो ऊपर का प्रश्न आए तो अलग अलग पैराग्राफ के रूप में, नीचे का आए तो आमने सामने अंतर के रूप में। तो वायुवीय श्वसन, पहले वायुवीय देख लें।
वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज जलता है, ग्लूकोज टूटता है। यह क्रिया कोशिका के अंदर कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है तथा बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, करीबन 38 एटीपी या 673 किलो कैलोरी। जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन या ऑक्सीडेशन या विखंडन होता है। यह क्रिया कोशिका के अंदर केवल कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस चक्र द्वारा होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनता है। इस क्रिया में ग्लूकोज से बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है, मात्र 2 एटीपी या 21 किलो कैलोरी। समझ गए आप कैसे लिखना है। बढ़ते हैं इस अध्याय के अगले और दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहां आपको हृदय की आंतरिक संरचना या हृदय की लंबवत काट या खड़ी काट का चित्र बनाना पड़ेगा। ये चित्र आपको बना के आना है। बढ़िया हिंदी में नामांकन करिएगा। सारे नामांकन ना कर पाए तो कम से कम 4, 5 या 6 नामांकन अवश्य कर दें। ये चित्र बनाना कठिन है, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वहां इस चित्र को बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाया गया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, इसका क्या महत्व है? तो दोहरा परिसंचरण क्या होता है पहले ये समझेंगे और इससे मनुष्य को क्या फायदा ये देखेंगे। चित्र भी देखना है ऊपर का और समझना भी है। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को हम दोहरा परिसंचरण तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। एक बार अंगों से आने के बाद अशुद्ध रक्त के रूप में और एक बार अंगों को जाने से पहले शुद्ध रक्त के रूप में, तथा हृदय का दायां और बायां बंटवारा शुद्ध व अशुद्ध रुधिर को एक दूसरे से मिलने नहीं देता। इसी को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। चलिए और सरल कर देते हैं। हमारे हृदय में से रुधिर 2 बार होकर गुजरता है, एक ही चक्र में 2 बार। पहले दाहिने आलिंद और निलय में अशुद्ध रुधिर के रूप में और फिर बाएं आलिंद और निलय में शुद्ध रुधिर के रूप में, और कहीं भी यह शुद्ध और अशुद्ध रुधिर हृदय के अंदर नहीं मिलता। इसी को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इससे क्या फायदा? तो इससे पहला फायदा तो यही है कि इससे शुद्ध और अशुद्ध रुधिर कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलता। और दूसरा जो फायदा या महत्व है, पूरे शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए दोहरा परिसंचरण बहुत मददगार है। हमारे शरीर में ढेर सारी कोशिकाएं हैं, खरबों। प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, तो यही दोहरा परिसंचरण हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहुत शीघ्रता से पहुंचाता है। प्रश्न क्रमांक 4, मनुष्य के वृक्काणु या नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाते हुए क्रियाविधि समझाइए। तो आपको पहले नेफ्रॉन या वृक्काणु का चित्र बनाना है। ये सरल सा चित्र बना के आए आप, और सीखना चाहें तो मेरे YouTube चैनल पे इसको बनाना सीख लें। अब हमें बताना है नेफ्रॉन की क्रियाविधि, कि नेफ्रॉन काम कैसे करता है, इसके अंदर रुधिर क्षमता कैसे है, इस नेफ्रॉन के द्वारा मूत्र कैसे बनता है। तो नेफ्रॉन की क्रियाविधि, वृक्काणु या नेफ्रॉन द्वारा मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में होती है: अति सूक्ष्म छनन, पुनः अवशोषण और स्त्रावण। अति सूक्ष्म छनन, इस चरण में रुधिर के उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि छनकर केशिका गुच्छ से बोमन कप में आ जाते हैं, और इस छनकर आए संपूर्ण पदार्थ को हम ग्लोमेरुलस निस्पंद या प्रारंभिक निस्यंद भी कहते हैं। दूसरा, पुनः अवशोषण। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में पानी भी छनकर आ गया है। स्त्रावी नलिका, ये जो दिख रहे हैं ना नेफ्रॉन के बाद वाली जो लंबी और कुंडलित नलिका है, इसे स्त्रावी भाग कहते हैं। स्त्रावी नलिका में मूत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इन पदार्थों को चयनित पुनरावशोषण द्वारा पुनः रुधिर में भेज दिया जाता है। तो इन उपयोगी पदार्थों को, खासकर 90% पानी का पुनः अवशोषण हो जाता है और उसे मूत्र में से खून में डाल देते हैं। स्त्रावण, इस चरण में छनन की क्रिया के बाद रुधिर में शेष बचे उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु की नलिकाओं में पहुंचा दिए जाते हैं। इस प्रकार रुधिर पूरी तरह छन जाता है और मूत्र पूरी तरह उत्सर्जी पदार्थों से युक्त बनता है। शरीर को कोई हानि नहीं होती। तो ये 3 चरण है और बहुत छोटे और सरल रूप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। बढ़ते हैं अगले 5वें प्रश्न की ओर। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यह है मानव का उत्सर्जन तंत्र, जो उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, जिसमें वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग है और बाकी जो मूत्र नलिकाएं हैं और जो मूत्राशय है ये सहायक अंग हैं। तो बढ़िया ऐसा चित्र आप बना के आए। चलिए बढ़ते हैं आगे। धमनी एवं सिरा में अंतर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परीक्षाओं में अंतर बहुत पूछे जाते हैं, यानी परीक्षा की दृष्टि से अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। आपके विज्ञान में ढेर सारे अंतर हैं। ऑक्सी अनॉक्सी हमने पढ़ा, धमनी सिरा यहां देख रहे हैं, रक्त और लसिका का अंतर आता है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास का अंतर आता है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर आता है। तो जितने भी अंतर हैं किताब के सारे आप तैयार कर लें। 4 अंक में 4 अंतर लिखना है। धमनी एवं सिरा में अंतर, ये लीजिए। पहले आप धमनी की बातें लिख दें। मैंने यहाँ 7 अंतर बताए, आप कम से कम 5 लिख के आए।
5 इसलिए कि अगर एक गलत हो गया और 4 सही हुए तो 4 सही के आपको पूरे 4 अंक मिल जाएंगे, इसलिए हमेशा एक अंतर ज्यादा लिखें। धमनी एवं सिरा में अंतर। धमनियों में रक्त हृदय से अंगों की ओर जाता है, अर्थात धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों को ले जाती हैं, जबकि सिराएं अंगों से रुधिर को इकट्ठा करके हृदय में लाती हैं, उल्टा काम करती हैं। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त लाल रंग बहता है, जबकि सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त नीला रुधिर बहता है। धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, सिराओं में अशुद्ध का। धमनियों की दीवार मोटी एवं लचीली, सिराओं की दीवार पतली और कम लचीली। धमनी की जो गुहाएं अंदर की वो संकरी, जबकि सिरा की जो अंदर की गुहा है जिसमें रुधिर बह रहा है वो चौड़ी। धमनियां त्वचा से दूर शरीर की गहराई में मिलती हैं धमनियां, जबकि सिराएं त्वचा या शरीर की सतह पर पाई जाती है। जो नीले रंग की दिख रही है ना हमारे हाथ पांव में, और हम ड्रिप लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं तो सिराओं में ही लगाते हैं, तो सिराएं शरीर की सतह पर। धमनी में कपाट नहीं होते, जबकि सिराओं में रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए कपाट या द्वार पाए जाते हैं। चलिए बढ़े आगे। प्रश्न क्रमांक 7, लसिका क्या है, इसका क्या महत्व है? तो लसिका की परिभाषा और फिर उसके कार्य। लसिका, जब रुधिर केशिकाओं से होकर बहता है। केशिका यह भी एक प्रकार की रुधिर नलिका ही है, लेकिन इसकी दीवार बहुत पतली होती है। तो जब रुधिर पतली दीवार वाली केशिकाओं से होकर बहता है तब इसका द्रव भाग प्लाज्मा केशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर कोशिकाओं या ऊतकों में आ जाता है। रुधिर से निकला हुआ यही रंगहीन सफेद हल्का पीला तरल द्रव लसिका कहलाता है। यह वस्तुतः रुधिर का ही हिस्सा है, इसमें केवल लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी नहीं पाई जाती। लसिका का महत्व: पहला, लसिका पोषक तथा उत्सर्जी पदार्थों के संवहन में मदद करती है। दूसरा, लसिका रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। तीसरा, लसिका संक्रमण के विरुद्ध शरीर की रक्षा करती है। लसिका में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो हमें रोगाणुओं को मारकर स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा लसिका हमारी कोशिकाओं और ऊतकों को नम बनाती है। चलिए काफी हुआ। अब आ गए हम अध्याय 10 प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? परावर्तन के नियमों को सचित्र लिखिए। तो परावर्तन की परिभाषा आएगी, परावर्तन को दिखाने वाला चित्र आएगा और परावर्तन के 2 नियम। परावर्तन की परिभाषा: जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये चित्र बना के आइए, बहुत सरल सा चित्र है। पुनः वही बात दोहरा रहा हूं, आप इसे मेरे चैनल पर जाकर बनाना सीख सकते हैं। परावर्तन के नियम 2 नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं तथा आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण R बराबर कोण I। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 2, स्नेल का नियम लिखिए, चित्र सहित व्याख्या कीजिए। या ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता था, अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन के नियमों को सचित्र समझाइए। मोस्ट टाइम भी प्रश्न 4 अंक में, आप पूरी तैयारी करके रखें। स्नेल का नियम, यहां तो हम केवल स्नेल का नियम बता रहे हैं जो अपवर्तन का दूसरा नियम है, और अपवर्तन का चित्र। पूरा अपवर्तन आए तो आपको परिभाषा और पहला नियम भी लिखना है। स्नेल का नियम: आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम है, अर्थात साइन I बटा साइन R बराबर स्थिरांक या माध्यम का अपवर्तनांक। इसे हम N21 भी कहते हैं, अर्थात दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसलिए 2 पहले लिखा है, 1 बाद में। अर्थात प्रकाश की किरण अगर हवा से कांच में जा रही है तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात होगा, बाद वाले माध्यम का। बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, समतल दर्पण द्वारा बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं लिखिए। समतल दर्पण, चेहरा देखने वाला दर्पण हमारे घरों में होता है ना, अलमारियों में लगा होता है, हम उसमें तैयार करते हैं खुद को। उसमें जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी 4 बातें लिखना है। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के अभिलक्षण या गुण: पहला, प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के आकार का होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है एवं दर्पण के अंदर बनता है। दर्पण से वस्तु जितना दूरी पर होती है प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतना ही दूर बनता है। बनने वाले प्रतिबिंब के पार्श्व बदल जाते हैं। तो 4 बातें। एक तो अगर आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो दर्पण में आपके बराबर का ही प्रतिबिंब बनेगा, सीधा और आपके बराबर का। और दर्पण से आप जितना दूर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतना ही दूर बनेगा, साथ ही साथ आभासी बनेगा। और पार्श्व बदल जाएंगे। पार्श्व का मतलब है अगर आप सीधा हाथ हिलाएंगे तो दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टे तरफ का हाथ हिलता हुआ बताएगा। अगर सीधे तरफ आपकी उल्टे तरफ आपकी शर्ट में जेब है तो वहां दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें सीधे तरफ जेब आ जाएगी। इसलिए तो एम्बुलेंस पर आगे एम्बुलेंस की स्पेलिंग उल्टी लिखी रहती है ताकि आगे जाने वाले वाहन को साइड ग्लास में वो सीधी दिखाई दे, क्योंकि साइड ग्लास भी दर्पण है। पार्श्व बदलेंगे और उल्टी स्पेलिंग सीधी दिखने लगेगी एम्बुलेंस, और वो एम्बुलेंस को रास्ता दे देगा।
चलिए प्रश्न क्रमांक 4, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर है। ये एक आंकिक सवाल है, ये 4 अंक में आएगा। सवालों से बहुत फायदा है, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से हल कर दिया तो सीधे 4 अंक बिना कुछ कटे पूरे 4 अंक आपको मिलेंगे। चलिए उत्तर है, पहले तो लिख दो आपको क्या क्या दे रखा है सवाल में। एक तो बिंब की दूरी, बिंब अर्थात वस्तु की दूरी दे रखी है जिसे अपन यू संकेत से दर्शाते हैं 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपको चिन्ह के साथ लिखना है -10 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी कहती है कि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने, आगे या बाईं ओर स्थित होती है, और जो चीज दर्पण के सामने बाईं ओर उन्हें हम माइनस में लिखते हैं। आवर्धन एम, आवर्धन एम। अब आवर्धन देखिए, यहाँ आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा बन रहा है तो आवर्धन हो जाएगा 3, लेकिन 3 के साथ ऋण लगाना पड़ेगा क्योंकि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है और वास्तविक उल्टा होता है, उल्टा मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, तो नीचे जो दूरियां नापेंगे वो ऋणात्मक होंगी। अब प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालना है v। अब हमें आवर्धन का सूत्र रख देना है, m बराबर -v/u, m -3 माइनस v हमें निकालना है और u की जगह रख दिया u यानी बिंब की दूरी -10। अब इसे कैलकुलेट करो तो v का मान आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी v यानी प्रतिबिंब की दूरी मिल गई हमें -30 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस ये बता रहा है कि प्रतिबिंब किधर बन रहा है, जिधर वस्तु है दर्पण के बाईं ओर। यह प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ यानी सामने या वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो यही हमसे प्रश्न में पूछा है। कितना सरल, 4 अंक दे देंगे हम आपको। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न क्रमांक 5, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यहां हमें लेंस की क्षमता या पावर निकालना है, फोकस दूरी दे रखी है। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल, और 4 अंक बहुत ज्यादा मिल रहे हैं आपको। चलिए देखो कितना सरल, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में हुई गया हल। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, हमेशा याद रखो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, इसलिए मैंने लिख दिया फोकस दूरी f बराबर -2 मीटर। अब हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता का सूत्र होता है p बराबर 1/f मीटर में। p हमें निकालना है, बराबर 1/f, f का मान रख दो, लेकिन याद रखो मीटर में ही रखना है, तो हमें भी तो मीटर में ही दे रखा है। अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो पहले आपको उसे 100 से भाग लगाकर मीटर में बदलना पड़ता, तो हमारा तो मीटर में ही है, हमने डायरेक्ट f की जगह रख दिया -2 मीटर और इसे हल किया। 1 को 2 से भाग लगाओ तो 0.5 आएगा, ऋण का चिन्ह लगा दो, तो अवतल लेंस की क्षमता आ गई ऋण 0.5 डी यानी डायोप्टर। ऐसा ही मात्रक जरूर लिखना। देखिए अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और ऋणात्मक ही आई है। प्रश्न क्रमांक 6, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2d है। यह किस प्रकार का लेंस है। यानी छठा वाला जो प्रश्न है वो 5वें प्रश्न का उल्टा है। इसमें हमें क्षमता दे रखी है, फोकस दूरी निकालना है, बिल्कुल ऊपर जैसा ही कैलकुलेशन है। हल क्या दे रखा है, लेंस की क्षमता दे रखी है इस बार, p बराबर -2d, डी यानी डायोप्टर। फोकस दूरी f हमें ज्ञात करना है और लेंस की प्रकृति बताना है कि लेंस अवतल है या उत्तल। चलिए हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता का सूत्र होता है p बराबर 1/f मीटर में, तो p की जगह तो रख दो -2d, हमें दे रखा है, बराबर 1/f हमें निकालना है। इसे कैलकुलेट करना, f ऊपर चला जाएगा, -2d नीचे आ जाएंगे, 1 को 2 से भाग लगाओ, 0.5 आ जाएगा, माइनस का निशान लगा दो, तो फोकस दूरी कितनी आ गई, -0.5 मीटर। फोकस दूरी माइनस आई है और ऋणात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, अवतल लेंस की। तो हम आखिरी में लिख देंगे कि लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः लेंस अपसारी प्रकृति का अवतल लेंस है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है क्षमता वाले लेंस की क्षमता वाले आंकिक प्रश्न आप जरूर तैयार कर ले। ये बहुत सरल होते हैं, आसानी से उत्तर निकल आता है और 4 अंक मिलते हैं। उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मुझसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।